नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते इसके पहले का लेक्चर ख़त्म हो चुका। आज मैंने कहा था एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। नया टॉपिक है आपका नंबर ऑफ फैक्टर। ये जो है टॉपिक यूपी गवर्नमेंट में UPSI और यूपी पुलिस के वैकेंसी में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं और रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन में पेपर में, ठीक है। तो ये जो है आपका आज जो है 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर। और पहले में आप पढ़ेंगे थ्योरी और दूसरे में जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इससे बाहर का क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। नंबर ऑफ फैक्टर में अगर क्वेश्चन आएंगे, आज की थ्योरी अगर आप पढ़ लिए, आप इस थ्योरी को जो है अगर आप कहीं लिख लेते हैं तो आपको फिर क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं, उससे आपको पूरे तरह से आइडिया लग जाएगा क्या चलेगा इसमें, ठीक है। फिर आप जो है थ्योरी ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन इसके अगले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया जाएगा, 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट किया जाएगा। छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। जब आ जाएंगी तो करना तो पड़ेगा, नंबर तो तभी मिलेगा, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। एक बार समझ लीजिए, फिर जिससे कभी समझने की ज़रूरत ना पड़े। जब बताएं आप बताने के कंडीशन में रहें, सीखने की कंडीशन में ना रहें। तो थ्योरी आज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है न्यूमेरिकल पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे। और आज जो है नंबर सिस्टम जो होता है वाइंड अप होगा। इतने दिन से हम नंबर सिस्टम के ही पार्ट पढ़े, चीज़ें नंबर सिस्टम में ही आती हैं। 2 लेक्चर के बाद नंबर सिस्टम पूरी तरह से वाइंड अप हो जाएगा। हमने जितना भी उसमें जो है चीज़ें बन सकती हैं किसी तरह से सोचा जाए, वो तरीके जो है आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी उसको पढ़ें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लगाएं। बाकी अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो भी आपको पढ़ना हो, वो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। नया टॉपिक वो चालू होगा, नहीं तो अपनी तरफ से हम जैसे कि पर डे पर लेक्चर जो है नए तरीके से हम बताते हैं, तो उसी तरीके से बताएंगे जो अगर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक चालू करें। उससे पहले जो है देखते हैं आज का सुविचार। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, ठीक है। बहुत बोलने की ज़रूरत नहीं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं। आप करिए, वो दिखेगा। आप जो है मेहनत करके पढ़िए। ज़रूरी नहीं रातों से लड़िए तो रात में जग के पढ़ रहे हैं, नहीं। पढ़ना है आपको। एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि रात में जगना कठिन है, इसलिए जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर रात को लिया जाता है कि रात में कोई जगता है तो फिर वो एफर्ट ज़्यादा कर रहा है। तो आप पढ़ें, दिन भर में 24 घंटे में से कोई भी टाइमिंग हो आपका, ऐसा ज़रूरी नहीं रात को, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। बातों से अगर रिजल्ट आता होता तो इतने प्रवक्ता हैं वो सब IAS ही होते, ठीक है। बातों से नहीं, काम से आप दिखाइए। नंबर सिस्टम आज हम पढ़ेंगे और आज बोर्ड जो है पूरी तरह से क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि दोनों तरफ हमें समझना पड़ेगा चीज़ों को। कंप्लीट थ्योरी आज इसी में हम कर देंगे। उसके बाद जो है जब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इसके क्वेश्चन करके इसको वाइंड अप करेंगे। इसके बाद जो है नया टॉपिक अगर स्टार्ट करेंगे, देखिए दशमलव से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना होगा तो आप बताइएगा। चलिए हम जो है इसमें पहला क्वेश्चन ही मान लीजिए, इसको जो हम बताएंगे पहले क्वेश्चन के अंतर्गत बताएंगे और इसमें आपको 8 या 9 पॉइंट बताएंगे। आप इसको ध्यान से सीख लीजिए, मेहनत करके, एफर्ट करके। फिर आपको नंबर ऑफ फ्रैक्शन में सीखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इसी की थ्योरी के बेस पे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। उठा लीजिए कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी आया हो नंबर ऑफ फ्रैक्शन के, बस आप थ्योरी सीख जाइए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है आपका 40। आप बस देखते जाएं। अब 40 के हम जो है खंड निकालते हैं, इसको कितनी संख्याओं से काटा जा सकता है। तो पहली संख्या तो हमें जनरल में पता ही है, 1 आती है। 1 सबका होता है, 1 सबका गुणनखंड होता है। फिर आपका 2 आएगा, कोई दिक्कत। 2 के बाद आपका 4 आएगा, क्रम से ही चल रहे हैं। 4, फिर उसके बाद 5 अट्ठे 40। 5 के बाद कौन सी संख्या, 8 पंचे 40 और 10 चौको 40, 20 चौको 40 और 40। तो वो संख्या खुद हो, कितनी संख्याएं आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 संख्याएं आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक, 8 संख्याएं। अब देखिए इसी के बेसिस पे मैं सारी थ्योरी कंप्लीट कर दूंगा। अब देखिए आगे बढ़िए कि पहले पॉइंट ये जान लीजिए कि
हमारा ये चीज़ें 40 को हम मान लेते हैं यन। अब इसके बेसिस पे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ना, फिर यन को लेकर फॉर्मूला हम बनाएंगे। अब 40 के फैक्टर निकाल लीजिए। 40 के फैक्टर निकालेंगे कितना होगा? गुणनखंड 40 देखिए काट के दिखाते हैं आपको। 40 20 दूनी 40, 2 दहम्मा 20 और 2 पंचे 10 और 5 दूनी 10। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके खंड कितने हो गए? 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। ये किसके हैं? 40 के अपन के इतने खंड बन जाएंगे। लिखने का तरीका है ये। चीज़ आप सीख गए होंगे। अब छोटी छोटी बातें इसी में सीखते चलिए। ये आपको आप बात समझ में आ गई होगी कैसे हुआ। अब हम चीज़ों को कैसे रिलेट करेंगे? जैसे हमारा संख्या n है, हम जो बेस में है उसको a मान के चलेंगे। जैसे 2 है, 2 को अपन जब फॉर्मूले के बेसिस पे चलेंगे, फॉर्मूला जब लिखेंगे तो उसको a लिखेंगे, उसकी पावर p लिखेंगे, a की पावर p। मतलब a मतलब आपका क्या हुआ? 2 और p मतलब क्या हुआ? 3 गुणे यहाँ 5 को क्या लिखेंगे? b लिखेंगे, a b c d। अच्छा, इसमें 2 ही फैक्टर हैं। कोई ऐसी संख्या हो सकती है 2 5 7 अभाज्य संख्याओं कई फैक्टर हो सकते हैं, तो ये हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। ऊपर p q, और अगर जैसे कि किसी में c हुआ तो बढ़ता चला जाएगा। फिर जनरलाइज वे में सूत्र बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। बस इसमें क्या है? a 2 b 5 q 3 p 3 और q 1। इस तरीके का लिखने का तरीका है। फॉर्मूला इसी बेसिस पे बनेगा। बस इसमें इतना ही सीखने लायक चीज़ें थी। और a b c क्या है? यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए। a b c ये अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर है। a b c ये अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य फैक्टर है। अब आइए पहला चीज जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, फैक्टर से रिलेटेड। अब इसी से रिलेट करके हम सारी चीजें आपको बताएंगे। पहला क्या है? कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या? कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकालेंगे? देखिए कैसे होगा। 40 से रिलेट करके चलिए। पहले हम गिनेंगे कि कितने खंड बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 खंड बन रहे हैं। अब 40 तो छोटा था, इसको करके देख लिया गया। अब इसके कितने फैक्टर आ गए? 8। अब इसको जनरलाइज वे में हम फॉर्मूला बनाएंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर आपका किसी भी फॉर्मेशन में कुल गुणनखंडों की संख्या आपको निकालना है, उसको जो है इस फॉर्म में करें। टोटल गुणनखंड निकालें उसको लिखने का तरीका क्या कि p+1 और q+1, जिसके जितने उसके अभाज्य गुणनखंड निकले, अभाज्य खंड निकले, उनकी पावरों में एक बढ़ा करके और सब में से जितना खंड होगा सब में एक एक बढ़ा करके सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे p q फिर r, जैसे पावर और किसी का आ गया तो ये क्रम बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास अभी कितना है? p है और q है। वैल्यू पुट करें। p मतलब 3। p का मतलब क्या हो रहा है आपका? यहाँ पे p बराबर 3 और q क्या है आपका? q 1 है। और यहाँ पे आपका a क्या बता रहा है? 2 और b क्या बता रहा है? 5। इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमारे इतने ही फैक्टर बन रहे हैं तो इसमें इतना ही लेके चलेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। p+1, p क्या है हमारा? 3 और 1, 3 हमारा था, 1 उसमें जोड़ना है। और उसके बाद q कितना है? 1 धन 1, 1 था, q 1 है, 1 जोड़ दिया। अब यहाँ देखिए 3 1 4 और 1 1 2, 4 दूनी 8। इसके टोटल गुणनखंड कितने हैं? 8। हमारा जब इसको फैक्टर करके देखे, गिने तभी 8 आया। इसका मतलब कहीं भी अगर टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालना हुआ तो उसके पावर में जो अभाज्य गुणनखंड है उनकी पावर में 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। चीज़ें आप सीख गए होंगे। कुल गुणनखंड कैसे निकाला जाएगा ये आप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आइए सम गुणनखंडों की संख्या। क्या कि सम, अच्छा ये पहला क्वेश्चन आ गया जो पेपर में पूछा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी में इसी थ्योरी में जो है सारे क्वेश्चन कवर कर दिए जाएंगे जो क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, अब क्या आया? सम गुणनखंडों की संख्या। क्या आया? सम
गुणन खंडों की संख्या। अब देखिए सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो सम गुणनखंड निकालने के लिए आपका गिन लीजिए। पहले आप जो है क्वेश्चन में इस फॉर्म में देखिए कितने सम गुणनखंड है इसके। तो एक तो है नहीं सम, 2 है, 4 है, 5 तो है नहीं, 8 है, 10 है, 20 है और 40 है। 1 2 3 4 5 और 6 हो गया आपका सम गुणनखंड आपके 6 आ गए। जैसे यहाँ की कुल गुणनखंड कितने हैं, 8। फॉर्मूला के बेस पे देखा तब भी 8 आ रहे थे। अब देखिए सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो पहले सम पे पावर है, सम की पावर कितनी है, p को p के फॉर्म में लिखेंगे। इसमें 1 नहीं जोड़ना है, इस चीज़ को ध्यान रखें। p जो है 2 की पावर जो होगी उसमें 1 नहीं जोड़ना है, बाकी को जो है सबको इस वाले के फॉर्मेशन में 1 जोड़कर लिखते जाएं। q + 1 p, पहले p ना, p हो गया q और यहाँ पे r + 1 और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो 2 की पावर होंगी उसमें 1 नहीं जोड़ना है, बाकी सबको जो है 1 1 जोड़ के मल्टीप्लाई करते जाएंगे। बस नॉर्मल सी बात है कि बस इसमें इसके पहले वाले में सब में 1 1 जोड़ के तब मल्टीप्लाई किया जा रहा था टोटल गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए 2 की पावर पे जो पावर पे घात है उसमें 1 नहीं जोड़ना है, उसको वैसे को वैसे p लिखेंगे, उसके आगे वाले जितने भी घाते हैं सब में 1 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए p की पावर कितनी है, तो p की पावर अपन 3 देख रहे हैं, इसमें 1 नहीं जोड़ना है। अब q की पावर कितनी है, b की पावर q कितना है, q आपका 1 है, 1 में 1 जोड़ दीजिए, ये हो गया 2, 3 × 2, 3 दूनी 6, 6 आ गया। जब हमने काउंट किया तो भी 6 आ रहा था और फॉर्मूले के बेस पे देखा तो भी 6 आ रहा था। 2 फॉर्मूले और 2 तरीके आपके हो गए जो है पेपर में आते हैं और डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है। बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर कुल गुणनखंड पूछे तो p q r में 1 1 जोड़ करके सबको मल्टीप्लाई करें और पहली बात सबको इस फॉर्म में करें कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में पावर में सब कन्वर्ट हो जाए। वो तो हम खंड निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल देंगे सबका। सम में क्या करना है कि p की पावर, a की पावर जो p है, a मतलब 2 से ही स्टार्ट होगा, 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ना है, बाकी सब में 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। आगे आ जाइए, अगला आता है आपका विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या, विषम गुणनखंडों की संख्या C, विषम गुणनखंडों की विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहली बात तो हम काउंट कर लेते हैं, इससे कंपैरिजन करने के लिए विषम गुणनखंड है कितने। तो हमारा 1 और 5 विषम गुणनखंड है, तो हमारे टोटल विषम गुणनखंड कितने होंगे, 2 हैं। ये तो हम जाने हैं कि क्वेश्चन के बेस पे जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसके बेसिस पे जाना है कि 2 होंगे। अच्छा, इसके बेसिस तो जान गए, अब लेकिन फॉर्मूला के जनरलाइज वे में क्या करेंगे, क्योंकि इतने छोटे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, पेपर में बड़े क्वेश्चन आएंगे, बड़े नंबर आएंगे, उसको कैसे निकालेंगे। तो विषम गुणनखंडों में आप ध्यान दीजिए कि 2 को नहीं लेना है, 2 सम होता है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सम हो जाएगा। हमें पूछ रहा है विषम, 2 वाले को आप छुपा लीजिए, जो पहली संख्या हो उसको छुपा लीजिए, 2 की पावर फिर 5, आगे जो मिलेंगे तो अभाज्य ही मिलेंगे, केवल 2 को छुपा लीजिए, बाकी की संख्याओं में 1 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई करिए। जैसे p को छोड़ देना है, q + 1 r + 1 ऐसे 100 जहाँ तक हो, 2 वाले को मल्टीपल को छोड़ के सारे को 1 1 बढ़ा करके लिख लेंगे। 2 को छोड़ देना है, अब 5 की पावर 1 है तो q है, r हमारा है ही नहीं, आगे है ही, बढ़ ही नहीं रहा है, तो 1 में 1 जोड़िए, 1 और 1 2, हमारा कितना आ रहा है विषम गुणनखंड 2, और हमने काउंट भी किया उसके हिसाब से भी 2 आ रहा है। ये हो गया आपका विषम गुणनखंडों की संख्या। चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, एक ही बेसिस पे चल रहा है, बस आपको ध्यान रखना है किसमें कितना बढ़ा के, 1 बढ़ा के करना है या 1 बढ़ा के नहीं करना है। जैसे इसमें 1 1 बढ़ा कर करना है, इसमें 1 1 बढ़ा, इसमें जो है सम गुणनखंड में 2 की पावर जो है उसमें 1 नहीं ऐड करना है, और विषम गुणनखंड में क्या करना है, 2 को ऐड ही नहीं करना है, उसकी आगे वाली संख्याओं में 1 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आइए अभाज्य, यहाँ पे आइए अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है और अभाज्य गुणनखंड होती है। चीज़ें इसमें कन्फ्यूजन होता है
जैसे अभाज्य गुणनखंड पूछ लिया, अभाज्य गुणनखंडों की अगर आप संख्या निकाल के चले आए फिर आप गए काम से। ध्यान से देखिए कि पहले अगर आपसे पूछा है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मैं इसको बार बार बता रहा हूँ। जैसे एक अगर आप छंद पढ़े हो हिंदी में, एक होता है चौपाई, उसमें जो है देखो थोड़ा बताते हैं, और एक होता है चौपाई, दोनों सममात्रिक छंद हैं। एक में जो है प्रत्येक में 15 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं, केवल एक लाइन का अंतर है, इसमें आ की मात्रा नहीं लगी है तो 15 हो जाता है। बस उसी तरह अंतर है अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में। अगर आपकी अभाज्य गुणनखंड पूछ ले तो इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 और 5, 2 ही अभाज्य गुणनखंड हैं, 2 और 5। इसके अलावा आपको कुछ दिख रहा है 1 और 2, तो हमें क्या 1 और 2 है, क्या है 2 और 5, 2 और 5 2 अभाज्य गुणनखंड हैं। इनकी संख्या टोटल नंबर अब कितनी हो गई, 2। इसको निकालने के लिए आप फॉर्मूला पे अगर जाएंगे तो नीचे वाली ये संख्या A B C D जितने भी रहें, ये नीचे वाली सबको काउंट कर लीजिए, जोड़ना नहीं है, काउंट करना है, उसकी नंबरिंग करनी है। जैसे A B C जितने भी खंड है आप लिख लेना और उनको काउंट कर लेना। यहाँ पे कितना है, A के स्थान पे 2, B के स्थान पे 5, इनको जोड़ो नहीं, इनको गिनो, 1 और 2, तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2। इनको काउंट करना है, गिनना है, यहाँ लिख देते हैं, काउंटिंग करनी है इनकी, कितने संख्याएं हैं अभाज्य के, 1 2 3 4 जितने भी होंगे उसको काउंट करके लिख देना है अभाज्य गुणनखंड। चीज़ें सीख गए होंगे। अब आइए ई, अब अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, क्या देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब मैंने बताया ना दोनों अलग चीजें हैं। अभाज्य गुणनखंड में आए तो क्या करना है, A B C की जो नीचे वाली ये है A B C D, इनको काउंट कर लेना है आपको और लिख देना है गिनती करके कितने हैं, 2 और 5 दो चीजें थी, 1 और 2 हो गई। लेकिन अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो इनके पावरों को जोड़ लेना है, P Q R S T W सबको जोड़ लेना है, ऐड कर लेना है। तो P प्लस Q प्लस R सबको जो है काउंट कर जोड़ लेना है। तो P की पावर कितनी है, P मतलब P कितनी है आपकी 3, A की पावर 3, तो 3 लिखिए। अब B की पावर कितनी है, B की पावर 1, 5 की पावर 1, उनको जो है और लिखिए, सबको जोड़ लीजिए 4। अभाज्य, ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंड मतलब उसकी पावर कितनी बार आया, जैसे 2 हमारे पास आया है तो 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 3 बार, 5 कितनी बार आया है 1 बार, कुल मिला के 4 बार। अब अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में आपको क्लियरिटी आ गई, दोनों में क्या अंतर है। चीजें पूछ लेता है कि अभाज्य गुणनखंड बता दीजिए, जो नहीं समझ पाते वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता के चले आते हैं, फिर वो 0 नंबर पा जाते हैं। तो इसको गौर से देखिए, दोनों में डिफरेंस है। अब आगे आपका आ जाइए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी, ठीक है, उचित गुणनखंडों की संख्या। अगला आ जाइए आपका F, उचित गुणनखंडों की, उचित गुणनखंडों की संख्या। उचित गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, अगर आपको उचित गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो कुल गुणनखंडों में से उचित गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, तो उचित गुणनखंड आपको निकालने के लिए जो है 1 और वो खुद की संख्या को हटा दीजिए। जैसे 40 में 1 को हटा दीजिए, यहाँ से हटाना क्या है, नंबर 1 को, और 40 को, वो खुद 40 हम जब लिखेंगे तो वो खुद संख्या जो दी गई है, वो संख्या, वो नंबर जो दिया गया है। हमारा अभी एग्जाम्पल क्या है, हमारा एग्जाम्पल क्या है, 1 2 4 ये सब हमारे खंड है, उसमें हटा क्या देना है आपको, 1 हटा देना है और 40 वो खुद की संख्या को हटा देना है। बचे कितने, हमारे टोटल 8 थे, 2 निकाल दिए, बचे 6, ये तो हमारा बचा है।
ठीक है, जितने आपके गुणनखंड आए, ये पहला, जितने भी खंड आपके आए हैं उसमें से 2 - 2 कर दीजिएगा, आपका उचित गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। क्योंकि वो सब उचित गुणनखंड होते हैं जिसमें एक और वो संख्या को हटा दी जाती है। उसको हटाया कैसे जाएगा? कुल गुणनखंडों की संख्या -2, कुल गुणनखंडों की संख्या -2, ये हो गई आपकी बात, उचित गुणनखंड हो गया आपका। अब इसके बाद आ जाइए सभी गुणनखंडों का योग निकालने के लिए। अब जो मैं बताऊंगा सभी गुणनखंडों का योग निकालना, वो जो है क्वेश्चन कम आता है, लेकिन सीख लीजिए। अब जो इसके आगे जो बताया जाएगा वो चीज़ें कम आती हैं, लेकिन जब कंप्लीट किया ही जा रहा है तो पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा चीज़ों को। ठीक है, आइए आगे आइए। ये चीज़ें आप सीख गए होंगे। धीरे धीरे मैंने सारी चीज़ें जो होता है पूरी तरह से क्लियर करके ही आगे बढ़ा है, तो आप चीज़ें समझ गए होंगे। इसके आगे आपका टॉपिक पॉइंट आता है क्या? पॉइंट नंबर जी। जी क्या कहता है कि सभी गुणनखंडों का योग बता दीजिए। सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग बता दीजिए। देखिए, सभी गुणनखंडों का योग मतलब ये जितनी आई है 2, 4, 6, 2, 4, 5, 8, 10, इनको सबको जोड़ना है। तो एक बार जोड़ते हैं, कितना आ रहा है देखो, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। 40, 60, 60 के बाद आपका ये हो गया 70, 70 के बाद ये 80, 80 के बाद ये 90। टोटल इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। अब लेकिन हर क्वेश्चन में जो है, बड़े क्वेश्चनों में हम सबको तोड़ के जोड़ तो सकते नहीं है। इसके लिए जो है एक फॉर्मूला है। पहले इसका मेथड एक देख लीजिए, जो अच्छा लगे आपको उसको अपना लीजिएगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, जो आपको अच्छा लगे वो आप। अब देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है a की पावर p + 1 - 1 अपॉन a - 1। ठीक है, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई करिए b की पावर q + 1 - 1 अपॉन b - 1। ऐसे ही चीज़ें आगे बढ़ती जाए। अगर आपके c आ गया, r आ गया, आगे ऐसे कंटिन्यू बढ़ती जाएंगी। अब आपको करना क्या है कि a हमारा क्या है? a हमारा 2 है, तो 2 ले लेते हैं। p की पावर p कितना है आपका? 3, उसमें 1 जोड़ देना है फॉर्मूले के हिसाब से, मतलब 4 माइनस 1 हमारा है नीचे 2 क्या है? a हमारा क्या है? 2 - 1 इंटू b कितना है? b हमारा है 5 की पावर 1, और q में क्या करना है? 1 जोड़ देना है, 2 - 1 अपॉन 5 - 1। अब देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 - 1 मतलब 7, नीचे आपका 1 आ गया, और 25 - 1 24 बटे 4, और 6 चौक 24, 6 सत्ते 42। क्या हो गया यार? 25 हो गया, कुछ आगे पीछे हो गया क्या? अच्छा, 2 दूनी 4, ये 16 हो जाएगा बाबू। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 माइनस 1 जो होता है 15 होता है, और 15 छक्का 90। ये आपका हो गया पहला तरीका, जो फॉर्मूले के बेस पे आपको आगे बढ़ना है। क्या करना है? a की पावर p + 1 - 1 अपॉन a - 1, b की पावर q + 1 - 1 अपॉन b - 1। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, c d e जितना बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा चलो, ये तो हो गया आपका मेथड 1। इसे मेथड 2 देखिए। मेथड 2 क्या कहता है आपका कि जैसे लिखने का तरीका है, जैसे ये दिया गया 2 की पावर 3, तो 2 क्या है? a माने हैं a की पावर 0 प्लस a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 डॉट 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 आगे बढ़े। b हमारा ऐसे ही b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 प्लस b की पावर 3, ऐसे डॉट 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 आगे बढ़ेंगे। अब देखो, इसको करने का तरीका मेथड 2 है, या तो ऐसे योग निकाल लीजिए या तो ऐसे निकालिए। ये क्या लिखा गया है, क्या चीज़ें हैं कि 2 की पावर 3 है, तो जहाँ तक अंत हुआ है उसको शुरू करिए 0 से। जैसे 2 की पावर 3 तक हमें जाना है, लास्ट है, लेकिन शुरुआत कितना का है? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। अब 3 के आगे नहीं जाएंगे, जो यहाँ पर मैक्सिमम दिया गया है वहाँ तक तो वो हमारा मैक्सिमम होगा, लेकिन उसके पहले जो है, जो नहीं दिया गया उसको 0 से
ऐड कर दीजिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ऐसे ही अब देखिए 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 से स्टार्ट करिए, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब इनको देखिए 1, इनको ऐड कर लीजिए, 2 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पे देखिए 1 और 5, ये हो गया आपका 6, 8 2 10 5 15 और 15 छक्का 90। चीज़ें चाहे जैसे जाइए, या तो आप इससे चले जाइए या तो आप इससे चले जाइए, मर्जी आपकी। अब देखिए आज के दो जो है 2 पॉइंट और हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी सीख लीजिए। अब देखिए सम, ये तो आपका आ गया 90, कैसे योग हुआ ये चीजें सीख गए। अब आपका सम गुणनखंडों का योग निकालना है। अच्छा, ये सभी गुणनखंडों का योग था, अब जो है सम सम का केवल योग निकालना है, इवन इवन का। देखिए यच, ठीक है, ये 9 पॉइंट में आपका पूरा जो है फैक्टर खत्म हो जाएगी। चीजें आप अभी तक जितना था मैं रिवाइज नहीं कर सकता क्योंकि फिर क्लीन करना पड़ता है, इसीलिए एक बार में ढंग से समझाते हुए ही आगे बढ़ रहा हूं। सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, ये हो गया। और लास्ट पॉइंट आएगा आपका आई, ये जो होता है आपका आएगा विषम गुणनखंडों का योग। क्या? विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। देखिए सम गुणनखंड क्या क्या है, तो सम गुण टोटल हमारा ऐड करने पे कितना आया था, 90 आया था। सम गुणनखंड कितने आएंगे, तो सब जोड़ने पे 90 आया था, विषम वाला घटा दो, 5 और 1 6, इसको हटा दो, कितना आ गया 6 माइनस कर दो, तो 6 जब माइनस करोगे तो 90 माइनस 6 कितना आ जाएगा 84। और यहाँ विषम संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 5 1 6। यहाँ से हमने देखा, इसको देखो सम गुणनखंड को निकालने का तरीका क्या होता है, यही तरीका जो इसके पहले वाले में बताया गया, सेकंड मेथड वाला, कि a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, ऐसे डॉट 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 सो ऑन। यहाँ जो होता है b की पावर 0, b की पावर 1 और b की पावर 2 डॉट 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 सो ऑन। और यहाँ विषम गुणनखंडों में सम वाला टच नहीं करेंगे, तो a वाला कंपोनेंट छोड़ देंगे, हमें a से हमें मतलब ही नहीं है। हम स्टार्ट ही, क्योंकि सम करना है तो 2 तो सम है, विषम करना है तो 2 को छोड़ देंगे, तो हमारा किससे चालू होगा, b से। b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ जो होता है c की पावर 0, c की पावर 1, अगर ऐसे जैसे होगा आगे बढ़ता जाएगा। अब इसमें क्या खास है, इसके पहले वाले में a की पावर 0 से स्टार्ट किया गया था, अगर आपको सम निकालना है तो a की पावर 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक, जहाँ तक वो संख्या दी गई है। तो 2 की पावर 3 तक दी गई है, तो 2 की पावर 1 धन 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। यहाँ जो है b कितना है, 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। यहाँ जो है 0 से ही इसको स्टार्ट कर दी, b वाले में कोई अंतर नहीं होगा, a वाले में अंतर आएगा। अब यहाँ पे 2 और यहाँ 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 1 और 5, 8 2 10 4 14 और 14 6 84। बस आपको एक बार फॉर्मूला ध्यान से देखना है, चीज़ें कैसे मूव कर रही हैं, इससे आगे आप प्रैक्टिस करके ही सीख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा बाहर। अब देखिए बी से स्टार्ट करना है, ए से हमें मतलब ही नहीं, ए हटा दो। बी क्या है हमारा 5, 5 की पावर कितना है 1, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अब देखिए 5 की पावर 0 1, 5 के 5, टोटल आ गया 6। ठीक है, ये आपका हो गया सारी थ्योरी खत्म। अब इसके बाद जो होता है जब नेक्स्ट लेक्चर मिला जाएगी, इसमें जो है अब कुछ नहीं बचा है नंबर ऑफ फैक्टर में, इसकी इतनी ही थ्योरी है। इसके बाद जो होता है ये वाइंड अप होता है, इसमें जो है थ्योरी के नाम पे अब कुछ नहीं है। इसमें 3 चीज़ें, जो कुल गुणनखंडों का योग और जो है आपका सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का, जो लास्ट के 3 बताए गए वो भी बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, बहुत कम एग्जाम में। तो इसके जो है आपके 9 पॉइंट बताए गए, 9 में से आप 3 निकाल लीजिए, 6 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए, कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस एक बार आप ध्यान कर लीजिए कैसे चीज़ें चल रही हैं। चलिए जब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तब मिलेंगे इसके क्वेश्चन के साथ। उसके बाद जो है दशमलव संख्याएं निकालना, आपको दशमलव के बारे में खेलना कैसे सिखाया जाएगा। और अब ये टॉपिक नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे तो नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है। नंबर सिस्टम इतना बड़ा था, काफ़ी दिन से चल रहा है,
वो अब वाइंड अप हो गया है, अगले लेक्चर में वाइंड अप हो जाएगा। चलिए, आपको लगता है कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या जिसके में ये टॉपिक आते हैं उनके पास ये भेजना चाहिए, उसको ये फ़ायदा हो जाएगा, वो पढ़ लेगा, तो आप उसके पास शेयर करें। बाकी आप अपने ग्रुप में या ग्रुप में भेजते रहें और चैनल को प्रमोट करते रहें, परिवार बड़ा होगा, अच्छा रहेगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, माँ बाप की इज्जत करें।